कंटिन्यू करते हैं रिवीजन। लास्ट क्लास में हमने फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया था। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज को ब्रेक करना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था, अगर पानी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो H2 गैस एंड O2 गैस निकलती है और साथ के साथ इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एसिड भी डल जाता है। ठीक है, ये एसिड हम डालते हैं डाइल्यूट H2SO। एसिड डालने की वजह क्या है, इसकी वजह भी आप जान सकते हैं। ये ध्यान रखना कि H2 लिक्विड जो होता है यानी कि प्योर वाटर, इसको कभी कभी डिस्टिल्ड वाटर भी बोल देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर होने की वजह से ये अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा या कंडक्ट नहीं करवाएगा तो इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 इसके अंदर डाल देते हैं। H2SO4 डालने की वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है इसलिए H2O के इलेक्ट्रोलिसिस आसान हो जाता है। हाँ, ये ध्यान रख सकते हो, बिना H+ के भी हो सकता है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप H+ या H2SO4 डालते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि H2 गैस कहाँ पे निकलती है और O2 गैस कहाँ पे निकलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है आपका कैथोड और दूसरा होता है एनोड। ठीक है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर रिडक्शन होता है और एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में है, ये -2 में है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 0 में चला गया, ऑक्सीजन 0 में चला गया। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलने वाली है। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन मतलब बोल सकते हो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ मिलता है, वो आपको एनोड के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अब देखिए इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होते हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे मेटलर्जी के अंदर। मेटलर्जी नाम का एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, इसकी बात फिर से करेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के हमने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली। ठीक है, थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन आपके पास थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस के कम सब्सटेंस से जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ए मोर रिएक्टिव सब्सटेंस या ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound from its compound। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल जैसे कि आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं, आयरन सॉलिड लिया आपने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो आयरन सल्फेट बनता है एक्वस और कॉपर निकल जाता है बाहर। कॉपर का कलर ब्राउन होता है। FeSO4 जो है लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है, लाइट ग्रीन। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है।
और आयरन जो है ये ग्रे या सिल्वरी वाइट मेटल होता है। ठीक है, अब देखिए आयरन जो है यहाँ पे कॉपर की जगह आके बैठ गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसकी वजह क्या बताओगे कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, अब देखिए कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर होती हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हो सकती हैं, और कुछ ऐसी रिएक्शन भी हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है NaCl में से Na को डिस्प्लेस करना चाहो फ्रॉम पोटाशियम तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको आपने क्या करना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में ही लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में ही लेना पड़ेगा। अगर इसको आप एक्वस स्टेट में ले लेते हो, NaCl को एक्वस, और साथ में इसके अंदर पोटाशियम डाल दिया, तो सबसे पहले पोटाशियम जो है ये वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और फर्दर रिएक्शन होगी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उनका एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेना आपने, जो कम रिएक्टिव है उनका एक्वस सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो है अल्कली मेटल सबसे पहले आते हैं। अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है लिख सकते हैं पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट मैंने आपको लिखवाए थे। याद करने का तरीका क्या था, याद है सभी को? लेके बेरा सरदार का नाम, मांगे अली महान। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं इसको, लेके बेरा सरदार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्यारा बच्चा है चापा। ठीक है, ये एलिमेंट है आपके पास। अब देखिए इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो इसमें थोड़ा सा आपने अल्टरेशन करनी है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। ठीक है, बाकी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन रेफरेंस है, हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर HCl के साथ रिएक्शन आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आयरन जो है HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो सबसे पहली बात क्या ही रिएक्शन होगी। इस तरह की रिएक्शन अगर पता करनी है आपने, तो देखिए जो चीज़ ऊपर आती है सीरीज के अंदर वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, डिक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जा रहे हैं डिक्रीज करता जा रहा है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए आयरन जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एज ए हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि कॉपर, कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और कोई भी रिएक्शन, कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो इस तरह की बातें आपने ध्यान रखनी। कुछ एग्जाम्पल भी हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आपको याद रखने। एक तो मैंने आपको बताया था आयरन प्लस कॉपर सल्फेट वाला। ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है। दूसरा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसके अंदर जिंक सल्फेट जो बनता है ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है ये वाइट कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन ही रह जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम को अगर आप Fe2O3 के साथ रिएक्ट करवाओगे, ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में लेके चलेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये बड़े आसानी से इसको डिस्प्लेस कर देता है Al2O3 प्लस आयरन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ये भी हम मेटलर्जी के अंदर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है,
पहले पटरी को ठीक करने के लिए इस रिएक्शन का जो है इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो कोई भी अगर क्रैक, मान लीजिए पटड़ी है, ये पटड़ी में कोई भी क्रैक पड़ गया, तो आप क्या करो, ये रिएक्शन करवाओ, यहाँ से आयरन लिक्विड बनेगा, लिक्विड यहाँ इसको पूरे इसको चीज़ को घेर लेगा, ठीक है, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा और इस तरह से हम क्रैक को भर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी हैं, कुछ इसके जो है एप्लीकेशन पार्ट भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से पढ़ेंगे। ये है मेटल के लिए। अब देखिए नॉन मेटल के लिए फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एज कम्पेयर टू आयोडीन, ठीक है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है फॉर नॉन मेटल्स, इसमें आपने ध्यान रखना है। अगर KCl को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये रिएक्शन हो जाएगी KF प्लस Cl2, ठीक है। इस तरह से आपने देखना कि यहाँ पे फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इसलिए डिस्प्लेस कर देगा क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें इनके कलर भी आपने याद रखने हैं। F2 जो है ये लाइट येलो कलर की गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन पैरेट ग्रीन, ब्रोमीन ब्राउन गैस होती है, ठीक है, ब्राउन कलर की गैस होती है, और आयोडीन वायलेट वेपर मिलते हैं, ठीक है। तो इनसे भी डायरेक्टली कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो इनको ध्यान रखना आपने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होती है, अब आते हैं अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, आयंस जो है एक्सचेंज होते हैं, इसको कभी कभी पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं, या कभी कभी इसको मेटाथीसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनर एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको समझाया था। अगर मान लीजिए एक्स और वाई है, जनरली एक्स प्लस और वाई माइनस होगा यहाँ पे, और जेड और डब्ल्यू है, यहाँ पे जेड प्लस होगा और डब्ल्यू माइनस होगा, तो ये एक्सचेंज करेंगे एक पार्टनर को। मान लीजिए एक्स की जगह वाई, ये एक्स की जगह जेड आ गया और जेड की जगह एक्स चला गया, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, जेड वाई बन जाएगा प्लस एक्स डब्ल्यू बन जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, या मेटाथीसिस रिएक्शन, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो टाइप हैं इसके। पहले टाइप को पढ़ते हैं अच्छे से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो सिंपल है, एक एसिड जो है अगर कंप्लीटली रिएक्ट करता है विद बेस टू प्रोड्यूस सोल्ट प्लस वाटर, तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी जो निकलती है इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, सबका मतलब सेम रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था, अगर आप HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो यहाँ पे एक सोल्ट बनता है NaCl एक्वस, साथ में H2 लिक्विड बनता है, और एनर्जी जो निकलती है ये निकलती है 57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू जो है, ये ध्यान रखना, जब एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है तभी इतनी वैल्यू निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है। आपको पता है HCl एक्वस का मतलब होता है H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये मैंने आपको बताया था 100% डिसोशिएट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है HCl। इसी तरह से NaOH भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी 100% कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा Na प्लस एंड OH माइनस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H प्लस एंड OH माइनस ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और बनाएंगे H2 लिक्विड। इस रिएक्शन के थ्रू ये एनर्जी निकलती है 3, ठीक है। अब देखिए बाकी जो Cl माइनस एक्वस एंड Na प्लस एक्वस बच गया, वो तो सॉल्यूशन के अंदर वैसे ही रह जाता है, ठीक है। तो उनका कम्बिनेशन होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन एक्चुअल में इंटरेक्शन जो है ये आपकी हो रही है H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस OH माइनस एक्वस के बीच में, ठीक है। इस वजह से इतनी एनर्जी निकलती है। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर एक H प्लस एक OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है,
तो वहाँ पे हमेशा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही निकलने वाली है। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर कहीं पे आपको 2H+ या यहाँ पे फाइनली देख लेना 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर बन रहे हैं तो ये वैल्यू जो है इसकी डबल हो जाएगी। अगर 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपने। अब इसके अलावा मैंने ये भी बताया था, अगर इसमें से कोई भी वीक स्पीसीज ले लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड आपने वीक एसिड ले लिया, ठीक है, और इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो इस केस में जो सोल्ट बनता है, ठीक है, वो सोल्ट जो है आपका बेसिक नेचर का रहता है। मैंने ये भी बताया था जो स्ट्रॉन्ग चीज है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग स्पीसीज का करेक्टर हमेशा सोल्ट के अंदर जाता है, तो ये आपका बेसिक नेचर का सोल्ट बनेगा, साथ में H2O लिक्विड, और एनर्जी निकलेगी, और डेफिनेटली एनर्जी विल बी लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल। अब ये कम क्यों हो गई? कम होने की वजह है ये, ठीक है, ये लगभग 5% डिसोशिएट करता है। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट रिएक्शन होने का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा डिसोशिएट करे। अब देखिए इसको पूरा का पूरा डिसोशिएट करवाने के लिए हमें जबरदस्ती जो है यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ता है। ये अपने आप को डिसोशिएट करने के लिए क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। एनर्जी आएगी कहाँ से? तो एनर्जी आएगी कहाँ से, ये जो H+ बन चुका है ये OH- के साथ रिएक्ट करेगा, इसके OH- के साथ, ठीक है, और बनाएगा H2O+ एनर्जी। ये जो एनर्जी यहाँ से निकल रही है, इतनी एनर्जी, इसमें से कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। अब देखिए इसमें से अगर कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेगा तो डेफिनेटली इसकी वॉल्यूम 57.1 किलो जूल से कम हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी वीक स्पीसीज आने की वजह से ये वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो एनर्जी लगती है इसको हम लिख सकते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड होती है, इसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा हमने और भी केस पढ़े थे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था। तो यहाँ पे सोल्ट कैसा बनेगा, तो सोल्ट बनेगा एसिडिक सोल्ट। ठीक है, साथ में वाटर, एनर्जी निकलेगी लेकिन 57.1 किलो जूल पर मोल से कम निकलेगी। ठीक है, अगर दोनों वीक चीजें हैं, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो इस केस में एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते किस तरह का सोल्ट होगा। तीनों तरह का हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन उसका पीएच जो है लगभग 7 के बराबर रहेगा, यानी कि 7 के इक्वल भी हो सकता है, 7 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है एग्जैक्टली एसिड बेस में हम पढ़ेंगे, और डेफिनेटली एनर्जी जो है 57.1 किलो जूल पर मोल से कम ही होती है। ठीक है, इतनी बातें की थी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन हम बहुत सारी जगह यूज भी करते हैं, जैसे एंटासिड। एंटासिड में क्या करते हैं, एक बेस यूज करते हैं, माइल्ड बेस। ठीक है, माइल्ड बेस यूज करते हैं, तो माइल्ड बेस क्या करता है, आपके पेट में जो एक्सेस एसिड बना हुआ है HCl, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा कभी चींटी काट जाए तो वहां से फॉर्मिक एसिड निकलता है। फॉर्मिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड के साथ हम जो है वो बेकिंग सोडा रब करते हैं। बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, ये एसिड होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइज होती हो जाते हैं, इस वजह से आप जो है ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। ठीक है बेटा, टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट करते हैं तो आपके मुंह में जो है एसिडिटी बन जाती है। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे शुगर्स होते हैं, तो शुगर्स को बैक्टीरिया खा के एसिड प्रोड्यूस कर देता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट जो है बेसिक नेचर की होती है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में मैंने आपको बताया कि जो दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाले हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट आपका कम सोल्यूबल होगा। ठीक है, लेस सोल्यूबल, यानी कि एक प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लैब में करवाया भी था। BaCl2 अगर Na2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो बेरियम सल्फेट साथ में NaCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट यहाँ पे सॉलिड बनता है,
इसका मतलब ये नहीं कि जितना बेरियम सल्फेट बना है वो सारा का सारा बाहर निकलेगा, कुछ बेरियम सल्फेट जो है सोल्यूबल होता है उसके अंदर, लेकिन सोल्यूबिलिटी कम होने की वजह से ये जो है मोस्टली आपका सॉलिड की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। और NaCl आपको पता है बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, इसलिए आपको एक्वस फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। तो इनके कलर आपको याद रखने, बेरियम सल्फेट हमेशा व्हाइट कलर का होता है, ये दोनों कलरलेस होते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और हैं, लेड एसीटेट KI के अंदर डालते हो, ठीक है, तो ये बनाएगा लेड आयोडाइड PbI2, ये येलो कलर का होता है, और साथ में पोटासियम एसीटेट बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ठीक है। बेटा कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बीच में, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो पहले या कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को जो है हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जो मेन मुद्दे की बात है उसके ऊपर डायरेक्टली आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो है इस ये दो वर्ड से बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो डायरेक्टली ये लिखना कि रेडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकती है। अगर इनको अलग अलग आप रिप्रेजेंट करते हो तो इनको हाफ रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। इसको आप बोलते हो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि दोनों अधूरी हैं, अगर दोनों को कंबाइन कर देते हो तब जाके एक प्रॉपर कंप्लीट रिएक्शन आपकी बनती है। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है इनके बारे में। इसके अलावा देखिए ऑक्सीडेशन को हमने डिफाइन किया था बहुत सारे तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले पुराने मेथड देख लेते हैं। पुराने मेथड के हिसाब से अगर आप कहीं पे ऑक्सीजन को ऐड करते हो, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर कहीं से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर कहीं पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हो तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये पुराने मेथड थे, इतने इन सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत है नहीं, बाकी रफ आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप नए मेथड से जो है इनको बड़े आसानी से बता सकते हो। इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हो भाई, मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या मैग्नीशियम में क्या किया आपने, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और नए मेथड से भी देख सकते हो आप, मैग्नीशियम 0 में है, यहाँ पे +2 में है, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो दोनों बातें सेम है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी चीज से आप हाइड्रोजन को निकालते हो तो वो क्या कहलाता है, वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल में से आप क्या करते हो, हाइड्रोजन निकाल देते हो, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैग्नीशियम के अंदर क्लोरीन ऐड करो, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर मान लीजिए पोटासियम आयोडाइड है, किसी भी तरह से आप जो है आयोडीन में से पोटासियम निकाल देते हो, आयोडीन बच जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं पुराने ख्यालात से। अब अगर रिडक्शन देखना आपने तो रिडक्शन इसका उल्टा होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बिल्कुल उल्टा होता है रिडक्शन, ठीक है। इसके भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, अगर इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन को आप जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कहलाएगा, क्योंकि आप ऑक्सीजन निकाल रहे हो।
अगर कहीं पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए O2 के अंदर आप क्या कर रहे हो, H2 ऐड कर रहे हो, H2O हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बताए थे मैंने आपको, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप रिमूव करते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में से आपने क्या किया, क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या कराया, रिडक्शन कहलाया। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड करना, अगर मान लीजिए क्लोरीन के अंदर आप पोटासियम ऐड कर रहे हो, ठीक है, KCl बनेगा, तो क्लोरीन का क्या हुआ, खुद का रिडक्शन हुआ। नए मेथड से भी देख सकते हो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे -1 है, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये पुराने मेथड थे। अब दिक्कत कहाँ ही पुराने मेथड के अंदर, तो दिक्कत वाली बात भी देख लेते हैं। दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत कभी कभी जो है इस तरह से आपको देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखना चाहो तो फ्लोरीन के अंदर आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, फ्लोरीन के अंदर भाई ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, तो फ्लोरीन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन आप देखते हो कि फ्लोरीन यहाँ पे 0 में, यहाँ पे -1 में, इसका तो हो रहा रिडक्शन, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, इसलिए हमने नए मेथड की ओर रुख किया, और नए मेथड हम दो पढ़ते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को डालते हो तो रिडक्शन कहलाता है। जैसे कि सोडियम जो है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है Na+ बनाने की, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। किसी भी चीज के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो उसका रिडक्शन कर रहे हो। ठीक है, ये बात है एक तो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका सेकंड कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ये एक रियल चार्ज भी हो सकता है या हाइपोथेटिकल चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, रियल चार्ज कब होगा, जब आपके आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड में रियल चार्ज होता है, और हाइपोथेटिकल चार्ज कहाँ पे होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड के लिए हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर कोई भी आयन है आपका, कोई भी आयन है, अगर वो आयन जो है एक सिंगल एटम का बना हुआ है, तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज है, जितना भी चार्ज होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। जैसे कि NaCl में अगर आप देखोगे तो Na+ होता है, Cl- होता है। तो सोडियम के ऊपर जितना चार्ज है +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट जो है +1 ही होगा। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, ये तरीका है। कुछ रूल इसके पढ़े थे, तो रूल में सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी कि अगर आपका फ्री स्टेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है। ठीक है, जैसे कि नोबल गैसेस फ्री स्टेट में, हीलियम 0, नियोन 0, इस तरह के ऑक्सीडेशन, इस तरह के एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना आपने कि अगर कहीं पे आपको सोडियम लिखा हुआ मिल जाए, केवल कोई कंपाउंड नहीं है इसका,
ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाए, इसको हम बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, चाहे वो रिएक्टिव हो नॉन रिएक्टिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, कुछ भी है, प्लेटिनम, रोडियम, कोई भी एलिमेंट आपको सिंगली लिखा हुआ मिल जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर कुछ कंपाउंड आपको इस तरह के मिलते हैं जिनके अंदर केवल एक ही तरह के एलिमेंट हो, इनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। जैसे हाइड्रोजन 0, क्लोरीन 0, फ्लोरीन 0, ब्रोमीन 0, आयोडीन 0, ठीक है, फॉस्फोरस P4 वाइट लिखते हैं इसको, 0, ठीक है, फॉस्फोरस पॉलीमेरिक, ये भी क्या होगा, 0 होगा। सल्फर एसिड ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, 0, B12 0, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा मिलता है जिसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट हों तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब देखिए कंबाइंड स्टेट में देख लेते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो जो स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल। अगर कभी भी आपको कंबाइंड स्टेट में मिल जाए तो +1 मिलेगा। अल्कलीन अर्थ मेटल कभी भी आपको कंबाइंड स्टेट में मिल जाए +2 मिलेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपको जो है प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन मोस्टली आपको -1 में मिलता है। केवल एक एक्सेप्शन है HOF, यहाँ पे आपको +1 में मिलेगा। ठीक है, फ्लोरीन के बारे में हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में आपको बातें ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन जो है -2, -1, 0, +1, +2 इतने ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, फ्रैक्शनल भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो फ्रैक्शनल भी देख लेंगे। पहले इनकी एग्जांपल देखते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। तो नॉर्मल जो ऑक्साइड कहीं पे नाम में दिख जाए आपको तो वहाँ पे समझना कि -2 एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि Na2O, H2O। ठीक है, H2O का वैसे नाम लिखना चाहता हूँ, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 के अंदर मिलेगा आपको। Na2SO4 -2 मिलेगा आपको। -1 स्पेशल कैसे, परऑक्साइड के लिए। परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज हो, ठीक है, और साइड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए इनके ऊपर -1 आपका चार्ज आता है। Na2O2 -1 आता है, 0 O2 के केस में और O3 के केस में। ओजोन अगर कहीं पे मिल जाए तो ओजोन पे भी 0 ही होता है, ध्यान रखना इस बात को। +1 कहाँ पे मिलता है, इसका एक ही एग्जाम्पल O2F2, +2 OF2, केवल एक एक एग्जाम्पल इनके, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बारे में था। अब देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एक तो +1 एक -1। +1 आपको मोस्टली मिलेगा, -1 कब मिलेगा, जब मेटल के साथ में डायरेक्ट लिंकेज हो, डायरेक्ट कनेक्शन हो। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट कब होगा, NaH। अब आपको पता है सोडियम तो भाई +1 में ही जाएगा, कंबाइंड स्टेट में तो ये डेफिनेटली -1 में जाएगा। MgH2 +2 -1। ठीक है, और बाकी जितने भी कंपाउंड बच गए वहां पे सब में आपको +1 में मिलने वाला है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के कुछ केस रह गए। ऑक्सीजन का देखो, आपको जो है O2 नेगेटिव, ये भी एक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। आपने दो ऑक्साइड तो पढ़ लिए, एक सिंपल ऑक्साइड, एक पर ऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड KO2, इसका एग्जांपल आप लिख लेना, KO2। ठीक है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो सुपर ऑक्साइड के अंदर आप देखोगे कि दो ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहो तो क्या आएगा,
-12R। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है और ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये भी होता है, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड, O3 नेगेटिव। यहाँ पे आपको -1/3 में मिलेगा। KO3 नाम का कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, NaO3 भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ओजोनाइड है। यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा और ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा रिवाइज। अगर इतने पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अब या बाद में, कभी भी। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।